जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नीट के फिजिक्स को बहुत बेहतर ढंग से पढ़ना चाहते हैं, वो आज ही रीडरमेट ऐप को डाउनलोड करें और अपने फिजिक्स के पढ़ाई को कंटिन्यू करें और फिजिक्स की पढ़ाई को एक नई धार और नई दिशा दें। क्योंकि फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स को इतने बेहतरीन ढंग से आपको बताया गया है कि जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको फिजिक्स में दूर दूर तक कहीं परेशानी नहीं होगा। सिर्फ आप हमारा नोट्स को प्रॉपरली बना लेंगे तो आप 45 में 45 क्वेश्चन नीट के एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं और आपका रैंक अंडर 100 आ सकता है। और जो बच्चे जेईई मेन जे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनको तो फिजिक्स हम लाजवाब पढ़ाते ही हैं, और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम वरदान हैं। थैंक यू। प्रीवियस क्लास में हम लोग यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर आदि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो टू वेक्टर्स पैरेलल कब होगा? जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा। डायरेक्शन सेम का मतलब क्या होता है? जैसे ये वेक्टर हमारा ए है और सपोज ये किसी रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल बना रहा है, जो वेक्टर इसके पैरेलल होगा वो भी इस रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल ही बनाएगा। अगर ये एंगल डिफरेंट होगा तो ये पैरेलल नहीं होगा। दिस इज वेक्टर बी। तो वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल तब है जब ये दोनों वेक्टर किसी रेफरेंस लाइन से इक्वल एंगल बना रहा है। एक इस नजरिए से आप देख सकते हैं। दूसरा, अगर आपका वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के, तो आप ये कह सकते हैं कि ए का जो यूनिट वेक्टर होगा वो इक्वल होगा बी के यूनिट वेक्टर के, क्योंकि इसके डायरेक्शन को इसका यूनिट वेक्टर ही देगा और इसके डायरेक्शन को ही इसका यूनिट वेक्टर देगा। प्रीवियस क्लास में बताया गया था कि डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है यूनिट वेक्टर। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, और दोनों का डायरेक्शन सेम है मतलब दोनों का यूनिट वेक्टर सेम है। तो एक कैप का मतलब क्या होता है? किसी भी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे तो उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। किसी भी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे तो आपको उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, और दोनों का यूनिट वेक्टर इक्वल होगा क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। अब मॉड ए को राइट भेजिए तो ए इक्वल टू आ गया मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ बी इनटू वेक्टर बी। देखिए मॉड ऑफ ए को राइट भेजिए तो मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ बी, तो मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ बी इनटू बी हमारा है। तो ये जो है मॉड ऑफ ए तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, अब मॉड ऑफ बी भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और दो नंबर को डिवाइड करेंगे तो एक न्यू नंबर आएगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो ए इक्वल टू टीबी के फॉर्म को फॉलो करेगा। ए इक्वल टू टीबी, जहां पर टी क्या है? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, और इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रेशियो है। जहां टी क्या है? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का रेशियो है। तो अगर टू वेक्टर पैरेलल है तो मैथमेटिकली ए इक्वल टू टीबी फॉर्म को फॉलो करेगा। फिजिक्स में किस नजरिए से इस बात को हम देखेंगे? फिजिक्स में हम देखेंगे कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो मन को ये मैसेज देंगे कि दोनों वेक्टर का यूनिट वेक्टर सेम होगा, दोनों वेक्टर का यूनिट वेक्टर सेम होगा। अब कैसे इसका यूज करेंगे? जैसे कहीं पर दिया गया कि ये पार्टिकल है, इस पर 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, 3 न्यूटन का फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है, और जो फोर्स है वो इस वेक्टर के पैरेलल अप्लाई हो रहा है। 2i माइनस 3j प्लस के पैरेलल फोर्स अप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन क्या है? इस पार्टिकल पर 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और जो फोर्स लगा रहे हैं वो इस वेक्टर के पैरेलल लगा रहे हैं। तो पूछ रहा है
कि फोर्स वेक्टर क्या है। ये 3 न्यूटन तो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, 3 न्यूटन तो स्केलर है, तो पूछ रहा है कि फोर्स वेक्टर क्या है। तो आप क्या करेंगे, फोर्स वेक्टर जो लिखेंगे हम लोग यहां पर, मैग्नीट्यूड तो 3 फिक्स है, 3 न्यूटन है 3। अब इस मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन चाहिए, तो चूंकि ये दोनों पैरेलल है तो जो यूनिट वेक्टर इसका होगा वही यूनिट वेक्टर इसका भी होगा, दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होगा। तो हम लोग इसके यूनिट वेक्टर को यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो दोनों का ए कैप इक्वल टू बी कैप होगा। तो आप ए कैप यूज करें चाहे बी कैप यूज करें, बात देखें क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। तो 3 में इसके यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड करके, इस वेक्टर को इसके मॉडुलस से, मॉड ऑफ 2i माइनस 3j प्लस के, इसे डिवाइड कर दिए। इस तरह हमारा फोर्स वेक्टर मिल गया। अब इस मॉडुलस के वैल्यू को निकालना होगा, तो जस्ट पहले यहां तक नोट कीजिए। देखिए अब इसके मॉडुलस के वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं। एफ वेक्टर इक्वल टू 3 इंटू 2i माइनस 3j है, 2i माइनस 3j प्लस के है, और मॉडुलस हमारा आ गया रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 1 का स्क्वायर 1, दिस आ गया। तो 3 अपॉन ये 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, तो 3 बाय रूट 14 हो गया। और ये 2i माइनस 3j प्लस के दिस, तो ये हमारा फोर्स वेक्टर F आ गया। तो आपको सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड मालूम था, हमने फोर्स वेक्टर आपसे पूछा, तो कैसे निकाला, क्योंकि आपका फोर्स इस वेक्टर के पैरेलल अप्लाई हो रहा था, तो इसका यूनिट वेक्टर इसका यूनिट वेक्टर सेम होगा, तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल करके इसके मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई कर दिए, तो स्केलर बिकम्स वेक्टर। जब भी किसी स्केलर में आप यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो उस स्केलर को डायरेक्शन मिल जाएगा और वह स्केलर बन जाएगा वेक्टर। नोट कीजिए। हाँ, फिर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसी में ये हमारा है, मान लिया कि ये हमारा वेक्टर ए है, हमने यहां से यहां तक 2 यूनिट लेंथ कट किया, 2 यूनिट लेंथ कट किया और इसका नाम दिया ए बी। अब वेक्टर ए नाम इसका है, यहां से यहां तक के मैग्नीट्यूड को कंटेन कर रहा है वेक्टर ए, और इस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है वेक्टर ए। तो पूछ रहे हैं कि ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर क्या होगा, कैसे हम लोग ए बी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। लो फोन इसको ले लो, इसको ऑफ कर दो। हाँ देखिए, इस ए बी वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस 2 में इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आप ए से बी ले रहे हैं, ए से बी के तरफ डायरेक्शन ले रहे हैं, तो वेक्टर ए का डायरेक्शन और ए बी का डायरेक्शन सेम है, तो ए बी के मैग्नीट्यूड में इसके अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, किसी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। इस तरह हमारा ए बी वेक्टर मिल गया। मतलब स्केलर में जब कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वह स्केलर बन जाएगा वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर का कैसे एप्लीकेशन करेंगे ये आप जान गए। देखिए क्वेश्चन है कि 10 न्यूटन ये फोर्स है, 10 न्यूटन फोर्स है, फोर्स वेक्टर, और ये रिफरेंस लाइन से 30 बना रहा है। ये 15 न्यूटन फोर्स है, और ये फोर्स जो है, जो 15 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड है, और रिफरेंस लाइन से
45 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। क्या ये दोनों वेक्टर पैरेलल है? तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये एंगल इस एंगल से डिफरेंट है। आप पढ़े होंगे 10th में कि जब टू पैरेलल लाइन को कोई थर्ड लाइन कट करेगा तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल मतलब संगत कोण बराबर होते हैं। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, लेकिन ये 45 है तो ये 45 नहीं है, यानी कि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। तो यहां पर ये दोनों जो फोर्स है इसको नाम एफ डैश कर दीजिए। ये दोनों फोर्स जो है पैरेलल नहीं है, मतलब एफ पैरेलल हमारा नहीं है। फोर्स एफ इज नॉट पैरेलल टू फोर्स एफ डैश। फोर्स एफ डैश के पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही फोर्स रिफरेंस लाइन से इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा नहीं है। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं आ रहा है। जब भी दो लाइन पैरेलल होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। यहां कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण जो आपके हैं वो बराबर आपके नहीं है, इसलिए दोनों फोर्स पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल वेक्टर आप जान गए। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल में क्या होगा? अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल है तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा। जैसे ये अगर वेक्टर ए है, इसके एंटी पैरेलल ये वेक्टर बी है। इसके एंटी पैरेलल वेक्टर बी है, जबकि रेफरेंस लाइन से एंगल तो सेम ही बना रहा है, दिस एंगल और दिस एंगल, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस केस में मैथमेटिकली कंडीशन क्या होगा? ए कैप इक्वल टू बी कैप नहीं होगा, ए कैप इक्वल टू माइनस बी कैप, ए कैप इक्वल टू माइनस बी कैप। और दोनों के यूनिट वेक्टर में निगेटिव, एक के यूनिट वेक्टर निगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तब दूसरा यूनिट वेक्टर मिलेगा, कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल है तो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, और एक कंडीशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इसमें देखिए क्या है कि एंटी पैरेलल में दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी रह सकता है और सेम भी रह सकता है। मतलब मॉड ऑफ ए जो है मे और मे नॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई शर्त नहीं। सिर्फ कंडीशन ये है कि एंटी पैरेलल होगा तो ए कैप इक्वल टू माइनस बी कैप होगा। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। इसके बाद इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर इक्वल कब होगा? जब वेक्टर इक्वल तभी होगा जब दोनों वेक्टर डायरेक्शन भी दोनों का सेम होगा और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। कि कोई वेक्टर तो दो क्वांटिटी से बना है, एक मैग्नीट्यूड से और एक डायरेक्शन से। अगर डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है तो बीच ओर आपका वेक्टर क्या होगा? इक्वल होगा। यहां पर कहेंगे कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो, दोनों का ये लेंथ भी क्या हो? सेम हो। मतलब इफ वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी देन ए कैप इक्वल टू बी कैप एंड मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी। डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम। इस दोनों का कंबाइंड यूज कीजिए, आपको ए इक्वल बी आ जाएगा। आप देख सकते हैं ए कैप इक्वल टू बी कैप आपने लिखा है, तो ए कैप का मतलब होता है ए बाय मॉड ऑफ ए, अब बी कैप का मतलब होता है वेक्टर बी बाय मॉड ऑफ बी। किसी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे तो आपको उसका यूनिट वेक्टर मिलेगा।
और आप कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है तो ये और ये कट जाएगा, देखिए A इक्वल टू बी आ गया। तो आप क्या देखें, इस दोनों के कंबाइंड यूज से A इक्वल टू बी आ गया। यानी कि आपने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें जो कंडीशन प्रोवाइड किया है बिल्कुल सफिशियंट है टू वेक्टर्स के इक्वल होने के लिए। तो अगर टू वेक्टर इक्वल है तो उसका यूनिट वेक्टर सेम होगा और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। जैसे ये फोर्स 5 न्यूटन फोर्स है और ये फोर्स भी 5 न्यूटन है और दोनों जो है रेफरेंस लाइन से 30 बना रहा है। इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। तो हम कहेंगे कि दोनों फोर्स इक्वल है। अगर इसको फोर्स F1 हम बोलें और इसको फोर्स F2 हम बोलें, जो डायरेक्शन हमें रिप्रेजेंट कर दिया 30 डिग्री के द्वारा, इसलिए वेक्टर डायरेक्शन दिए हैं, तो दोनों का डायरेक्शन इंडिकेटेड है कि दोनों फोर्स हमारा इक्वल है। F1 फोर्स इक्वल टू F2 फोर्स, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए दोनों फोर्स इक्वल है। नोट कीजिए। हाँ, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, निगेटिव वेक्टर। किसी भी वेक्टर के निगेटिव वेक्टर को कैसे लिखेंगे? तो देखिए ये हमारा वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए के निगेटिव वेक्टर जो होगा जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, माइनस ए, मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो आप निगेटिव वेक्टर में ये कह सकते हैं कि अगर ये दोनों वेक्टर निगेटिव है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो आप ये लिख सकते हैं कि अगर इसको वेक्टर ए दिए और इसको वेक्टर हमने बी माना, अब वेक्टर बी हमारा माइनस ए है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि इस दोनों ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। थोड़ा सा ये ज्यादा लग नहीं रहा है कि हाँ, अब देखिए लग रहा है कि पैरेलल है, एंटी पैरेलल है। हाँ, तो इसके नेगेटिव वेक्टर लेंगे तो ये दोनों एंटी पैरेलल है, तो ये मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, सिर्फ ए कैप इक्वल टू माइनस बी कैप है, ए कैप इक्वल टू माइनस बी कैप है, मतलब डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो ये लिखा गया है टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव ऑफ ए गिवन वेक्टर if its magnitude is same but direction is opposite to given vector। इसके अपोजिट डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन अपोजिट का मतलब क्या होता है? ए कैप इक्वल टू माइनस बी कैप, ए कैप इक्वल टू माइनस बी कैप। एक यूनिट वेक्टर इक्वल होगा दूसरे के यूनिट वेक्टर में माइनस साइन लगाने के बाद। नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर। देखिए स्केलर मल्टीपल में क्या होगा, जैसे कोई मान लिया ये फोर्स है, फोर्स एफ, इसमें आपने 3 मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव नंबर 3 मल्टीप्लाई किया, तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है जस्ट का ट्रिपल हो जाएगा, तो ये 3F। तो क्या देख रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन क्या है अभी सेम है। अगर पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई किए तो दोनों का डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो अगर हम इसको कुछ मान लें एफ डैश, हम कहेंगे कि एफ और एफ डैश का यहां पर जो है वेक्टर एफ का यूनिट वेक्टर और एफ डैश का यूनिट वेक्टर, ये दोनों बिल्कुल सेम आया है। एफ कैप और एफ डैश कैप दोनों क्या आया? सेम आया है। अंतर किसमें? मैग्नीट्यूड में, मतलब मॉड एफ नॉट इक्वल मॉड एफ डैश। तो जब कोई स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे 1 को छोड़ करके, अगर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा, इक्वल वेक्टर बन जाएगा। हाँ, तो ये पैरेलल भी संभव है और एंटी पैरेलल भी संभव है।
जैसे ये वेक्टर एफ है और ये वेक्टर जो है -2f है, तो जस्ट एंटी पैरेलल हो गया। तो इस केस में अगर हम इसको कुछ मान लीजिए, एफ डैश वेक्टर मान लेते हैं, एफ डैश इक्वल टू -2f, तो आप कहेंगे कि एफ का कैप और एफ डैश का कैप अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक यूनिट वेक्टर इक्वल होगा दूसरे यूनिट वेक्टर माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तब ये उल्टा होगा, तब डायरेक्शन सेम होगा। तो अगर किसी भी वेक्टर में आप स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर दो परिस्थिति आपके सामने आएगा। अगर पॉजिटिव स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तब तो दोनों पैरेलल होगा, और अगर नेगेटिव स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाएगा। तो वही बात यहां बताया गया है, इफ यू मल्टीप्लाई a to vector a, then you get new vectors whose magnitude is a times the a, and direction के बाद साइलेंट है, डायरेक्शन अपोजिट सेम भी पॉसिबल है और अपोजिट भी पॉसिबल है, एंड डायरेक्शन इज, यहां पर लिख सकते आप हैं कि इज को हटाइए यहां से, डायरेक्शन में और डायरेक्शन में भी पैरेलल और एंटी पैरेलल कर दीजिए, डायरेक्शन में भी पैरेलल और एंटी पैरेलल। डायरेक्शन आपका पैरेलल भी संभव है और डायरेक्शन आपका एंटी पैरेलल भी संभव है, पैरेलल भी संभव है और एंटी पैरेलल भी संभव है। तो स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से आपका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। अगर आपने इसमें 3 मल्टीप्लाई किया तो एफ डैश का जो मैग्नीट्यूड है, जैसे एफ के मैग्नीट्यूड का 3 टाइम्स है, आप यहां -2 मल्टीप्लाई किया है तो एफ डैश का जो मैग्नीट्यूड है एफ के मैग्नीट्यूड का 2 टाइम्स है। हम माइनस से क्या हुआ, डायरेक्शन आपका अपोजिट हो गया, एंटी पैरेलल बन गया, नोट कीजिए। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके बाद क्या है, नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका 0 है, नल वेक्टर नॉन डायरेक्शनल होता है। जैसे एग्जांपल, कोई पार्टिकल जो है ए से 2 मीटर फॉरवर्ड मूव किया स्ट्रेट लाइन में, 2 मीटर, अब फिर वो यहां से इसी लाइन पर ऐसे लौट आया, थोड़ा सा हम इस तरह टर्निंग देके दिखाते हैं, फिर वो 2 मीटर लौट करके ए के पास ही आ गया, ए पर ही आ गया, बगल से मूव नहीं किए हैं, इसी के लॉन्ग मूव किए इसी पर। अगर ऐसे करते हो इसी पर इस तरह करेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहां से यहां बी तक 2 मीटर गया, अब फिर 2 मीटर लौट कर यहां आ गया, तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यहां से आप यहां गए फिर लौट के यहीं आ गए, तो फाइनल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो गया। इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन का वैल्यू 0 आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस होता है। इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है, इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है। यहां से यहां 2 मीटर गया फिर 2 मीटर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी भी पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का गैप, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल भी पॉइंट यही है और इनिशियल भी पॉइंट यही है, तो फाइनल माइनस इनिशियल जो हमारा आया वो क्या आ गया, 0 आ गया। या आप ये कह सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है और इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। अब यहां से हम स्टार्ट हुए और यहीं पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट का कोई डायरेक्शन हमारा डिसाइड हो रहा नहीं है, मतलब ये नॉन डायरेक्शनल होता है। वेक्टर रिमेन्स अनचेंज इफ इट इज ट्रांसमिटेड पैरेलल टू इटसेल्फ। अगर किसी
वेक्टर को उसके पैरेलल आप ट्रांसमिट करते हैं तो वो चेंज नहीं करता है, मतलब वेक्टर पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे हम एक प्लेन में इसका नाम ने हमने दिया वेक्टर एफ नाम दिया, वेक्टर एफ मान लिया ये। अगर इसको इसके पैरेलल यहां ट्रांसमिट हम कर दिए बिना इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज किए हुए, तो ये भी वेक्टर एफ ही कहलाएगा। ये भी एफ है और ये भी एफ है। अगर इसको ट्रांसमिट करके हम यहां दिखा दिए, जितना इसका लेंथ है उतना ही लेंथ लेंगे और डायरेक्शन वही लेंगे, पैरेलल लेंगे, बिल्कुल ट्रांसमिशन पैरेलल चाहिए, तो बिना मैग्नीट्यूड को चेंज किए हुए इसको यहां ट्रांसमिट कर दिए तो भी वेक्टर एफ ही कहलाएगा। मतलब वेक्टर का जो नेम है वो उसके पोजीशन पर डिपेंड नहीं करेगा, वेक्टर का नेम उसकी पोजीशन पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर किसी वेक्टर को उसके पैरेलल ट्रांसमिट करते हैं तो वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन टॉर्क के केस में आगे पढ़ेंगे, टॉर्क पढ़ाएंगे, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ होता है, आगे बताया जाए क्रॉस क्या है। तो टॉर्क वेक्टर जो हमारा है वो पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो टॉर्क को अगर ट्रांसमिट करेंगे पैरेलल तो वहां आपका मामला बिगड़ जाएगा। टॉर्क जो है वो फ्री वेक्टर नहीं है, टॉर्क इज नॉट फ्री वेक्टर, टॉर्क हमारा फ्री वेक्टर नहीं है। तो टॉर्क इसका एक्सेप्शनल इस लॉजिक का हो गया कि टॉर्क पोजीशन पर डिपेंड करेगा, आर पर डिपेंड करेगा टॉर्क का वैल्यू, इसलिए वहां पर अगर आप ट्रांसमिट करेंगे तो आपका टॉर्क चेंज कर जाएगा। नोट कीजिए। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। टू वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? तो टू वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? जहां पर टू वेक्टर का टेल कोइंसाइड करे या जहां पर टू वेक्टर का हेड कोइंसाइड करे, वहां पर जो एंगल सबटेंड होगा, मिनिमम एंगल, वही होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कैसे? यहां लिखा हुआ भी है, when either tails of two vectors coincide or heads of two vectors coincide, then angle between two vectors in this position is called angle between two vectors। जैसे देखिए, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। तो यहां पर इस वेक्टर का भी टेल यहीं पर है और इस वेक्टर का टेल यहीं पर, जहां पर दोनों का टेल कोइंसाइड कर रहा है वहां पर जो एंगल बनेगा तो ये कहलाएगा एंगल बिटवीन ए एंड बी। हाँ, इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे इस वेक्टर बी को हम यहां से ट्रांसमिट यहां कर दिए, इसके पैरेलल शिफ्टिंग ट्रांसमिशन कर दिए। अगर इस वेक्टर के पैरेलल यहां ट्रांसमिट कर दिए तो ये वेक्टर बी कहलाएगा। तो इस वेक्टर का भी हेड यहां है, अब वेक्टर बी का भी हेड यहां है, ये वेक्टर ए हमारा है, जस्ट यहां कंफ्यूज नहीं करना है। जस्ट 1 मिनट। ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है। तो यहां पर इस वेक्टर का हेड भी यहां है और इस वेक्टर का हेड भी यहां है, तो ये एंगल भी कहलाएगा एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब देखिए दोनों सेम आएगा, क्योंकि इसके पैरेलल ये है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। अगर ये थीटा है तो ये भी आपको थीटा आएगा। आप पढ़े होंगे कि टू पैरेलल लाइन को अगर थर्ड लाइन कट करेगा तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, 9-10 में पढ़ना है, अल्टरनेट एंगल होता है इक्वल। तो अगर ये थीटा है तो ये भी हमारा क्या होगा? थीटा होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि दो वेक्टर में जहां पर टेल कोइंसाइड कर रहा है वहां पर जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल, जहां पर दोनों वेक्टर का हेड कोइंसाइड कर रहा है वहां भी उतना एंगल बन रहा है। इसीलिए थ्योरी में ये कहा गया है कि when either tail of two vector coincide, या तो दोनों का टेल जहां कोइंसाइड करे या हेड ऑफ टू वेक्टर कोइंसाइड, या जहां पर दोनों का हेड कोइंसाइड करे वहां पर जो एंगल बनेगा
वही कहलाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वही कहलाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जैसे मान लिया आपको दिया हुआ है ये वेक्टर, मान लिया कुछ दे दिए ए और ये वेक्टर बी है और ये एंगल दिया हुआ है 135 डिग्री। अब क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का आपको एंगल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? क्या इस पॉइंट पर दोनों का टेल कोइंसाइड है? नहीं, इसका हेड है और इस वेक्टर का टेल है, इस वेक्टर का पूंछ है, इस वेक्टर का हेड यहां पर है, तो यहां पर आपको हेड टेल है, तो इस एंगल को एंगल बिटवीन टू वेक्टर नहीं बोलेंगे 135 को, तो क्या करेंगे? इस वेक्टर को इसके पैरेलल ट्रांसमिट करते हैं। तो देखिए पैरेलल ट्रांसमिट हम डॉट से दिखाते हैं, ये भी वेक्टर ए कहलाएगा। और इस वेक्टर को यहां से यहां पैरेलल ट्रांसमिट किए। अब देखिए इस वेक्टर का भी टेल यहां आ गया, इस वेक्टर का भी टेल यहां आ गया, तो ये एंगल जो है वो ए बी के बीच का एंगल है। ये 135 है तो पूरा ये हाफ राउंड 180 होता है, तो 180 में 135 गया तो ये 45 हो गया। तो यहां पर एंगल बिटवीन ए एंड बी जो है 45 है, 135 नहीं है। 135 तो जहां पर हेड और जहां पर उसका टेल को साइड कर रहा है वहां का एंगल है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है? जहां पर दोनों का टेल कोइंसाइड करे या दोनों का हेड कोइंसाइड करे। तो हमने इस वेक्टर को इसके पैरेलल यहां ट्रांसमिट कर दिया। हाँ, कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता था, बता रहे हैं कैसे कर सकता था। देखिए कोई बच्चा इस तरह भी कर सकता था, इसको जस्ट 1 मिनट। ये वेक्टर ए वेक्टर बी दिया हुआ है, तो वेक्टर बी को यहां पर ट्रांसमिट कर दिए हम, वेक्टर बी को। अब वेक्टर ए को यहां से यहां ट्रांसमिट कर दिए। वेक्टर ए को, और पहले वेक्टर ए आपका यहां था और ये आपका 135 था। तो अब देखिए यहां पर तो इसका हेड है और वेक्टर बी का टेल है, तो ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर नहीं आया। यहां पर देखिए क्या है, यहां पर वेक्टर बी वेक्टर ए दोनों का हेड है, तो ये हमारा है ए एंड बी के बीच का एंगल, ये है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर नहीं है, ये है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है, थर्ड लाइन कट कर रहा है, तो ये इंटरनल एंगल का सम होता है 180। ये 135 है तो ये 45 होगा, तभी तो सम होगा 180। ये पढ़े हैं आप लोग 9th 10th में, टू पैरेलल लाइन को थर्ड लाइन कट करे, ये अल्फा है, अगर ये एंगल बीटा है तो अल्फा और बीटा का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 135 है तो ये 45 लेंगे, तभी तो दोनों का सम 180 आएगा। नोट कीजिए। तो यहां से आइडिया मिला कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कहां बनेगा? जहां पर दोनों वेक्टर का टेल कोइंसाइड करेगा या जहां पर दोनों वेक्टर का हेड कोइंसाइड करेगा, वहीं पर जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्वेश्चन देखिए इस पर, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स इफ दे फॉर्म इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिए दिखाते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल एक दिखाते हैं, उसमें वेक्टर के डायरेक्शंस को भी दिखाते हैं। ये एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। मान लिया हमने इसको ये डायरेक्शन दिया, इसको ये डायरेक्शन दिया और इसको ये डायरेक्शन दिया, सही वेक्टर को हमने डायरेक्शन दे दिया। अब पूछ रहे हैं कि ये जो वेक्टर है हमारा है बीए वेक्टर और बीसी वेक्टर, उसके बीच का एंगल निकालिए। तो देखिए ये बीए वेक्टर और इस बीसी वेक्टर के बीच का एंगल तो यही होगा, और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एवरी एंगल 60 होगा, तो 60 होगा। पूछेंगे ये बीसी वेक्टर और ये सीए वेक्टर के बीच का एंगल निकालिए। तो बीसी वेक्टर और सीए वेक्टर के बीच का एंगल निकालिए, तो आप इस एंगल को क्या 60 बोलेंगे? क्या बोलेंगे कि
एंगल बिटवीन BC वेक्टर एंड CA वेक्टर इक्वल टू 60 डिग्री, ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि इस वेक्टर का यहां पर हेड जा रहा है, इस वेक्टर का यहां पर टेल है, हेड तो यहां आ जाएगा। तो इस वेक्टर का यहां टेल है, इस वेक्टर का यहां हेड है, यहां पर हेड टेल कौन सा ऐड कर रहा है? हेड टेल पर जो एंगल बनेगा वो एंगल वेक्टर नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इस BC वेक्टर को इसके पैरेलल यहां डिस्प्लेस कर देंगे, डिस्प्लेस कर दिए। इस BC वेक्टर को इसके पैरेलल ट्रांसमिट कर दिए। किसी वेक्टर को उसके पैरेलल ट्रांसमिट करने से वेक्टर का नेम चेंज नहीं होगा। अब देखिए इस वेक्टर का और इस वेक्टर का टेल यहां कौन सा ऐड कर रहा है? तो ये जो एंगल है वो एंगल बिटवीन वेक्टर है। तो ये 60 है, तो ये क्या होगा 120, चूंकि हाफ राउंड होता है 180। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 120, ये सही होगा। ये आंसर 60 क्या है? गलत है। अब पूछेंगे एंगल बिटवीन CA वेक्टर एंड BA वेक्टर, एंगल बिटवीन CA वेक्टर एंड BA वेक्टर। तो देखिए ये CA वेक्टर और ये BA वेक्टर दोनों का हेड यहां कोइंसाइड कर रहा है। इसका भी हेड यहां, इसका भी हेड कहां है? तो ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर होगा। तो बिल्कुल ये एंगल 60 होता है, पता आपको है, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो एवरी एंगल 60 होता है। तो बिल्कुल यहां पर 60 ही आंसर होगा, क्योंकि जहां पर दो हेड कोइंसाइड कर रहा है वहां पर जो एंगल बनेगा उसको एंगल बिटवीन टू वेक्टर बोलेंगे। या जहां पर दो टेल कोइंसाइड कर रहा है, यहां पर दो टेल कोइंसाइड कर रहा था बी पर, तो यहां पर जो एंगल बना उसको एंगल बिटवीन टू वेक्टर बोलेंगे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा था, इसका हेड और इसका टेल कोइंसाइड कर रहा था, तो इस एंगल को एंगल बिटवीन टू वेक्टर नहीं बोलेंगे, बल्कि इस एंगल को बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। नोट कीजिए। हाँ, नेक्स्ट देखिए, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स इफ दे फॉर्म आइसोसेल राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेल राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? हिंदी नाम क्या इसका है? देखिए आइसोसेल राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा? एक एंगल 90 होगा, 90 डिग्री, और आइसोसेल है तो दो साइड इक्वल होगा, बेस एंगल इक्वल होगा 45 और 45। वेक्टर का डायरेक्शन कुछ डाल देते हैं, चलिए डायरेक्शन दे दिए, लगातार एकदम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे दिए, ऑर्डर दे दिए, एंटी क्लॉक ऑर्डर दे दिए डायरेक्शन। अब क्वेश्चन है कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स फाइंड आउट कीजिए। तो आपसे पूछेंगे कि एंगल बिटवीन AB वेक्टर एंड BC वेक्टर क्या होगा? एंगल बिटवीन AB वेक्टर एंड BC वेक्टर क्या होगा? तो देखिए ये AB वेक्टर का हेड यहां पर आएगा और BC वेक्टर का तो टेल यहां पर है। BC यहां शुरुआत हुआ है तो यहां टेल इसका है, यहां एक हेड एक टेल को साइड कर रहा है। तो इस एंगल को एंगल बिटवीन वेक्टर नहीं बोलेंगे, हमारा दो टेल या दो हेड को साइड करना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस AB वेक्टर को इसके पैरेलल यहां आगे ट्रांसमिट कर दे रहे हैं। अब पैरेलल ट्रांसमिट करने से वेक्टर नेम चेंज नहीं करेगा। अब देखिए इस वेक्टर का भी टेल यहां है और इस वेक्टर का भी टेल यहां है, ये जो एंगल बनेगा वो एंगल बिटवीन वेक्टर होगा। और ये एंगल बन रहा है 180 माइनस 45 135। तो आंसर होगा 135। अब पूछ रहे हैं बताइए कि एंगल बिटवीन BC वेक्टर एंड CA वेक्टर, BC वेक्टर एंड CA वेक्टर क्या होगा? तो ये BC का तो हेड यहां है और CA का टेल है, फिर यहां हेड टेल है, आपको दो हेड या दो टेल चाहिए, तो इस एंगल को नहीं लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर को इसके पैरेलल यहां डिस्प्लेस कर देते हैं। देखिए इस BC वेक्टर को इसके पैरेलल ट्रांसमिट कर दिए। अब देखिए इसका भी टेल यहां है और इसका भी टेल यहां है, तो ये होगा एंगल बिटवीन वेक्टर, और ये भी है 135। अब कहेंगे
एंगल बिटवीन CA वेक्टर एंड AB वेक्टर, एंगल बिटवीन CA वेक्टर एंड AB वेक्टर क्या होगा? देखिए ये CA वेक्टर और AB वेक्टर, CA का तो हेड यहां है और AB का तो टेल यहां है, तो ये एंगल नहीं लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, इस वेक्टर को पैरेलल यहां पर देखिए ट्रांसमिट कर दे रहे हैं। अब देखिए इस वेक्टर का भी टेल यहां है, इसका भी टेल यहां है, ये एंगल होगा एंगल बिटवीन वेक्टर, तो ये भी 90 है तो ये भी 90 ही होगा, तो ये एंगल होगा एंगल बिटवीन वेक्टर और वो 90 ही आने वाला है। तो इस तरह हमारा एक क्वेश्चन बन गया। तो ज्योमेट्री जो सिंपल पढ़ते थे कि एंगल बिटवीन टू लाइन दैट निकाल दिए, तो उस तरह नहीं चलेगा। यहां पर ध्यान देना होगा कि जहां पर दो वेक्टर का टेल कोइंसाइड कर रहा है या जहां पर दो वेक्टर का हेड कोइंसाइड कर रहा है, उसी एंगल को एंगल बिटवीन वेक्टर्स बोलेंगे। नोट कीजिए। हाँ, तो इस तरह आपका एडिशन ऑफ वेक्टर्स बिफोर का जो बेसिक क्लास था वेक्टर्स का, वो इंड हुआ। नेक्स्ट क्लास में आपको बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का कुछ नॉलेज हम देंगे पहले, क्योंकि एडिशन ऑफ वेक्टर्स में या डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं और आगे बहुत बार यूज करेंगे। तो ट्रिगो का बेसिक क्लास 1 या 2 चलेगा, उसके बाद आपका हम शुरू करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स और डिफरेंस ऑफ वेक्टर। सबसे मोर एंड मोर VVI है एडिशन ऑफ वेक्टर एंड डिफरेंस ऑफ वेक्टर, उसको पूरे ईमानदारी से पढ़ना है। और एडिशन ऑफ वेक्टर आपको 3 मेथड से बताएंगे और डिफरेंस ऑफ वेक्टर भी आपको 3 मेथड से बताएंगे। स्वाभाविक है, जब एडिशन का 3 मेथड है तो ऑटोमेटिक डिफरेंस का मेथड 3 बन जाएगा। उस तीनों मेथड में जहां पर जो मेथड अप्लाई करना आपको आसान लगेगा, उस मेथड का आप यूज कर लेंगे और उसका यूज करने से फिजिक्स का जो प्रॉब्लम है, काइनेमेटिक्स का या न्यूटन का जो प्रॉब्लम है, वो आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। जो आप पढ़ते हैं, रेन का प्रॉब्लम, मैन का प्रॉब्लम पढ़ते हैं, बोट का प्रॉब्लम पढ़ते हैं, वो सारा प्रॉब्लम बहुत ही इजी हो जाएगा। थैंक यू।